आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। दोस्तों, दिल की महफिल सज चुकी है, तशरीफ ले आइए, हम भी आ चुके हैं आपकी महफिल में। आप में से बहुत से लोगों ने बचपन में एक कहानी जरूर पढ़ी या सुनी होगी कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। जब किसान बूढ़ा हो गया तो उसने उन चारों बेटों को बुलाया और लकड़ी का एक गट्ठड़ दिया और कहा कि इसे तोड़ दो। वो तोड़ नहीं सके। उसके बाद उसने उस गट्ठड़ को खोला और उसमें से लकड़ी अलग कर करके चारों बेटों को दी और कहा कि अब इन्हें तोड़ो। लड़कों ने चटाचट वो लकड़ी जो है तोड़ दी। किसान ने कहा क्या क्या समझे? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। तो किसान ने कहा कि जब तक तुम साथ रहोगे तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, और जिस दिन तुम तन्हा जीने लगोगे उस दिन तुम्हें सब तोड़ डालेंगे। बहुत खूबसूरत फलसफा है इस कहानी में। हालांकि बच्चों की कहानी है ये, लेकिन सबक बड़ों के लिए है, और वो सबक है इत्तेहाद का, वो सबक है यकजहती का, जो हमारे मुल्क की शान है, हमारे मुल्क की मिसाल है तमाम दुनिया में। उसी यकजहती को हमें और आपको जिंदा रखना है, उसी यकजहती को फरोग देना है और उसी इत्तेहाद को कायम रखना है। आइए फिलहाल एक नजर डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर। मुल्क में कोविड-19 से अब तक 2,37,196 लोग हो चुके हैं शिफायाब। शिफायाबी की शरह इस वक्त तकरीबन 56%। वजीर दिफा राजनाथ सिंह यौम फतह तकरीबात में शिरकत के लिए रूस का करेंगे 3 दिन का दौरा। अपने रूसी हममनसब से भी करेंगे बातचीत। खबर है कि चीनी हुक्काम ने गलवान वादी में मारे गए बहुत से चीनी फौजियों की हिलाकत के बारे में उनके कुनबों को नहीं किया मुतला। इतलात की कमी पर बहुत से चीनी शहरियों ने सोशल मीडिया पर गमो गुस्से का किया इजहार। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में बैनुल अक़वामी सरहद पर गोलीबारी में एक हिंदुस्तानी फौजी शहीद। मुंबई के मलाड इलाके के एक बिल्डर ने अपनी 19 मंजिला इमारत कोविड-19 के मरीजों की सहूलियत के लिए सरकार को देने की पेशकश की। और तिजारत की आलमी तंजीम में यूरोपीय यूनियन के साथ एक तनाज़े में चीन को शिकस्त। तो ये थी अब तक की अहम खबरें। और सामीन, आइए अब अपनी सेहत के बारे में भी कुछ जानें, क्योंकि आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी अपनों की सेहत, आपके दोस्तों की सेहत। डॉक्टर अलग अलग सलाह देते रहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में भी, और आज भी एक डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो सेहत के हवाले से हमें और आपको क्या कुछ बताते हैं। मैं प्रोफेसर फरजाना बेग आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त शोबा अतफाल यानी डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में प्रोफेसर हूँ और पल्मोनोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज क्लिनिक के इंचार्ज हूँ। और इस वक्त जो मेरा मकसद है इस मुख्तसर खिताब का, वो ये है कि इस कोविड की इस वबा में, कोविड-19 या कोरोना वायरस जिसकी हम सबको बड़ी फिक्र है, हमारे दिमाग में अपने बच्चों को लेकर भी हज़ारों सवाल उठते होंगे, और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए और आप लोगों की फिक्र को कुछ कम करने के लिए ये खिताब मैं आपसे कर रही हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों में भी कोरोना होता है? जी, क्यों बच्चों में भी कोरोना होता है, लेकिन मैं आपको एक तसल्ली बख्श पैगाम ये देना चाहती हूँ कि बच्चों में कोरोना बहुत हल्का होता है। यानी जिस तरह की सीवियरिटी या जिस तरह की शदीद अलामात और बीमारी बड़ों में पाई जाती है, वो बच्चों में बहुत कम है। और अभी तक जो कोरोना वायरस के केसेस हम लोगों ने दुनिया भर में देखे हैं, यानी बच्चे कितने हैं उसमें, 100 में से 2% से कम बच्चे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा पहलू है वो जरा फिक्र करने वाला है, वो हमको फिक्रमंद करता है, और वो ये है कि क्योंकि बच्चों में असरात बहुत मामूली होते हैं या हल्के होते हैं या माइल्ड होते हैं, तो अक्सर उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लिहाजा ये बच्चे दूसरे बच्चों को भी और बड़े भी जो इनके कांटेक्ट में आते हैं, जो इनके आसपास होते हैं, ये उनमें ये चीज़ फैला सकते हैं। लिहाजा हमें अपने बच्चों को भी बड़े एहतियात से रखना है। तो पहला सवाल तो ये कि बच्चों में होता है? जी होता है। और बच्चों में जो अलामात होते हैं, यानी आपने जैसे मैंने आपको बताया कि बुखार, खांसी और सांस में तकलीफ, ये बड़ों में ये अलामात पाई जाती हैं। बच्चों में से
आधे बच्चों में यानी 50% से कम बच्चों में ये अलामत पाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत ही हल्की होती है, शदीद नहीं होती है। इसी वजह से अक्सर हर खांसी बुखार जुकाम तो बहुत एक नॉर्मल सी बात है, एक मामूल है हर बच्चे को होना, तो हर बच्चे उसको हमें कोरोना नहीं समझना चाहिए। लेकिन कौन से बच्चे को कोरोना होगा या कौन से मरीज को कोरोना होगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है सिर्फ अलामात की बिना पर। लिहाजा हमको इनको रोकने के लिए तदबीरें करना चाहिए और ये भी पता करना चाहिए कि कौन से बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो पाया ये गया कि वो बच्चे कोरोना से जो अभी तक जो नज़र में आए हैं पूरे दुनिया के अंदर, उनमें ये पाया गया 23% बच्चों में पहले से ही कोई ना कोई बीमारी फेफड़ों और दिल की पाई गई है। यानी तकरीबन आधे बच्चों में एस्मा था पहले से और तकरीबन तिहाई बच्चों में उनके दिल की बीमारी थी, यानी दिल का कोई डिफेक्ट मौजूद था और करीबन चौथाई से कम बच्चों में उनकी जो बीमारियों से लड़ने की जो एक ताकत होती है बदन में, हम जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम पाई गई। तो ये वो बच्चे थे जिनको ज्यादातर ये असर करते हैं। तो ऐसे बच्चों में हमें एहतियात की जरूरत है ज्यादा। बच्चों को दूसरे घरों के बच्चों के साथ खेलने से रोकना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए और ये कि जब भी किसी से कोई भी कहीं घूमने का प्रोग्राम है तो उसको भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर हम क्या करेंगे, बच्चों को कैसे हम एंटरटेन करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं जो उनके मामूल की हैं और जो बड़ों में भी जो असर डाल रही हैं और जो बच्चों पर भी डालेंगी, वो ये है कि उनमें एक तरह का नफ्सियाती दबाव पैदा हो जाता है जिसको कुछ लोग डिप्रेशन भी कहते हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, तो हमें अपना वक्त, क्योंकि जाहिर है आजकल लॉकडाउन में माँ बाप को भी काफी वक्त है, तो हमें अपना वक्त बच्चों को देना चाहिए और उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे कामों में उनको हमें मुलविस करना चाहिए जिससे कि उनके अंदर इस तरह के अलामात ना डेवलप हो, इस तरह के प्रेशर्स और स्ट्रेसेस उन पे ना आए। जैसे कि आप उन्हें ड्राइंग बनाना सिखाइए, कुछ कार्टून की बुक्स हो तो वो दे दीजिए, पुराने एल्बम्स दिखाइए उनको कि आप कैसे लगा करती थी जब आप उन लोगों के जैसे थी। गरज ये कि किसी भी तरह से हमें अपने बच्चों को एंटरटेन करना है। और दूसरी चीज जो है उसमें हमारा बहुत जबरदस्त रोल मॉडल है, यानी जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम उनसे जिसकी हम उम्मीद रखते हैं, उनको हम उन्हें खुद करके बताएं। और वो है कि बार बार अपने हाथों को धोना। हमारे यहाँ वैसे भी खाने से पहले हाथ धोने का रिवाज है, तो बहुत अच्छी तरह से अपने हाथ धोना, कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हाथ धो जाए, उंगलियों के बीच की जगह को साफ किया जाए, हथेली को साफ किया जाए, पूरा हाथ का जो पिछला हिस्सा होता है उसे भी साफ किया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग खुद भी अपना मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों को अगर खास करके बुजुर्गों के पास आप उनको ले जाए या कहीं भी अगर किसी ऐसे से आपको अपने पास भी किसी से मिलाना है, तो इसका ख्याल रखिए कि उनके चेहरे को आप एक क्लॉथ कवर जिसको कहते हैं, यानी सिर्फ ऐसे बना दें उसको कि सिर्फ आंखें उसमें से नजर आए और बाकी उनकी नाक और उनका मुंह ढका रहे और इतना ढीला हो वो कि उनको भी कोई तकलीफ ना हो। तो उस फेस कवर का भी आप लोग इस्तेमाल करें। बस मैं यही कुछ लफ्ज आपको कहना चाहती हूँ जिससे कि आप अपना और दूसरों का कोरोना से बचाव कर सकें। तो लीजिए, डॉक्टर की सलाह हो गई। यकीनन बहुत अहम बातें बताई हैं डॉक्टर साहिबा ने। आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। बहुत आसान बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिनको इनके एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए हम इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। जी हाँ, जब आप बिल्कुल महफूज होंगे, सेहतमंद होंगे, तभी तो आपका जो जहन है वो बराबर काम करेगा। दोस्तों, शायरी का इम्तियाज ये है कि वो हमें कुछ देर के लिए ही सही एक ऐसे जहान में ले जाती है जहां इश्क है, जहां सरशारी है, जहां मोहब्बत है, जहां वो सब कुछ है जो कि इंसान चाहता है। तो पेश खिदमत है कलाम शायर और आज के हमारे शायर हैं जनाब नूर हसन नूर दियोबंदी। गजल का मतला समाप्त कीजिएगा। एक नजर खुद की खुद पर पड़ी, खुद ही आंसू रवा हो गए। एक नजर खुद की खुद पर पड़ी,
ایک نظر خود کی خود پر پڑی، خود ہی آنسو رواں ہو گئے، جو چھپائے تھے خود سے بھی وہ سارے قصے بیاں ہو گئے، جو چھپائے تھے خود سے بھی وہ سارے قصے بیاں ہو گئے، ایک نظر خود کی خود پر پڑی، خود ہی آنسو رواں ہو گئے، ایک نظر خود کی خود پر پڑی، اور آپ بیتی کہوں کیا تمہیں، دل کی باتیں کروں کیا بیان، آپ بیتی کہوں کیا تمہیں، آپ بیتی کہوں کیا تمہیں، دل کی باتیں کروں کیا بیان، ہم میں گویا تھی کل تلک، آج کیوں بے زباں ہو گئے، کل تلک ہم میں گویا تھی، آج کیوں بے زباں ہو گئے، جو چھپائے تھے خود سے بھی وہ سارے قصے بیاں ہو گئے، جو چھپائے تھے خود سے بھی وہ، اور سامنے سینکڑوں دکھ ہے اور ہے مقابل اکیلی یہ جان، سامنے سینکڑوں دکھ ہے اور سامنے سینکڑوں دکھ ہے اور ہے مقابل اکیلی یہ جان، عمر بڑھتی گئی ساتھ ساتھ، عمر بڑھتی گئی ساتھ ساتھ، میرے غم بھی جوان ہو گئے، عمر بڑھتی گئی ساتھ ساتھ، میرے غم بھی جوان ہو گئے، ایک نظر خود کی خود پر پڑی، اور ان سے پوچھا جو کیا حال ہے، ان سے پوچھا جو کیا حال ہے، اتنا سنتے ہی وہ رو دیے، ان سے پوچھا جو کیا حال ہے، ان سے پوچھا جو کیا حال ہے، اتنا سنتے ہی وہ رو دیے، دل میں اپنے تو تھے ہی مگر، دل میں اپنے تو تھے ہی مگر، ان کے غم بھی نہاں ہو گئے، ایک نظر خود کی خود پر پڑی، خود ہی آنسو رواں ہو گئے، جو چھپائے تھے خود سے بھی وہ، اور سامنے ان کے آتے ہی نور اشک آنکھوں سے جاری ہوئے،
سامنے ان کے آتے ہی نور، سامنے ان کے آتے ہی نور، اشک آنکھوں سے جاری ہوئے، غم تو کچھ بھی نہیں غم ہے یہ، زخم دل کے عیاں ہو گئے، اور کچھ بھی نہیں غم ہے یہ، زخم دل کے عیاں ہو گئے، ایک نظر خود کی خود پر پڑی، ایک نظر خود کی خود پر پڑی، خود ہی آنسو رواں ہو گئے، جو چھپائے تھے خود سے بھی وہ سارے قصے بیاں ہو گئے، جو چھپائے تھے خود سے بھی وہ۔ امید ہے کہ آپ جناب نور حسن نور صاحب کے کلام سے یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے۔ یقیناً کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دل و ذہن پر ہمیشہ چھائی رہتی ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ذہن پر دستک دیتی رہتی ہیں، وہ زندہ رہتی ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن کے ان نہا خانوں میں جہاں ہم انہیں بہت محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین معروف میزانگار ایک ایسی شخصیت تھے کہ وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہیں۔ مجتبیٰ حسین صاحب کے ساتھ اپنی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عمیر منظر۔ آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے لکھنؤ کیمپس کے استاد ہیں۔ مجتبیٰ حسین صاحب کا شکریہ۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تعلیم حاصل کرنے کا ایک فائدہ اہم علمی و ادبی شخصیات سے تعارف اور ملاقات کا بھی تھا۔ یہ تو یاد نہیں کہ پہلی بار مجتبیٰ حسین سے کہاں اور کب ملاقات ہوئی، لیکن دہلی میں رہتے ہوئے بے شمار مواقع انہیں سننے اور دیکھنے کے ملے۔ 2002 میں جب ایم فل میں میرا داخلہ ہوا تو موضوع منچندہ بانی کی شاعری کا مطالعہ قرار پایا۔ پہلا مرحلہ یہی تھا کہ ان کی سوانح کے سلسلے میں کس سے معلوم کیا جائے۔ پروفیسر شمس الحق عثمانی نے یہ کہہ کر حیران کر دیا تھا کہ بانی کو سمجھنے کے لیے پہلے نمبر پر شمیم حنفی اور تیسرے نمبر پر احمد محفوظ ہیں، دوسرا نمبر کسی کا نہیں۔ اس موضوع سے متعلق ابتدائی مشورہ تو پروفیسر سراج اجملی اور پروفیسر احمد محفوظ صاحبی سے کیا تھا، اور انہی لوگوں نے بتایا تھا کہ مجتبیٰ صاحب سے ملو، وہ بانی کے دوستوں سے واقف ہیں۔ پہلی بار مجتبیٰ صاحب کو فون کیا تو بڑی اپنائیت سے گفتگو کی۔ دوران گفتگو جب ان کے بعض کالموں کا ذکر کیا اور بتایا کہ آپ کی تحریریں پڑھتا رہتا ہوں تو بہت دعائیں دیں۔ انہوں نے مجھے کنور سین حسرت، بلراج مہندرا، بلراج کومل، رام پرکاش راہی اور نند کشور وکرم سے رابطے کے لیے فون نمبر بھی فراہم کیے، اور انہی کی کوششوں سے بلراج مہندرا، بلراج کومل، نند کشور وکرم سے ملاقات بھی ہوئی۔ رام پرکاش راہی سے ملاقات اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ وہ ان دنوں بیمار تھے اور اسی بیماری میں چل بسے۔ انٹرنیٹ اور موبائل کی وہ سیلابی صورتحال جو آج کا مقدر ہے، ان دنوں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لائبریری جا کر مواد تلاش کرنا اور افراد و شخصیات سے ملاقات ہی اس کی بہترین صورت تھی۔ ان افراد سے ملاقات اور گفتگو کے بعد بانی کو جاننے کا خاطر خواہ موقع ملا۔ مجتبیٰ صاحب نے بانی کے افراد خانہ سے بھی ملاقات کی سبیل پیدا کر دی تھی۔ مجتبیٰ صاحب دوسروں کا پتہ بتاتے رہے اور ملاقات کراتے رہے، لیکن خود بانی کے سلسلے میں کبھی کچھ نہیں کہا۔ ایک روز جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری میں پرانے رسالوں کی ورق گردانی کرتے ہوئے آج کل کی فائل میں ان کا ایک مضمون گزرا، بانی نو آدمیوں کا آدمی۔ یہی مضمون ان کی کتاب آدمی نامہ میں شامل ہے۔ بانی کے اس خاکے میں بعض ایسے گوشوں کی طرف رہنمائی تھی جس سے میں اب تک بے خبر تھا۔ مجتبیٰ صاحب نے اس خاکے میں ایک جگہ لکھا تھا، بانی ان دنوں چھوٹی بہر کا مصرع بن گئے تھے، ایک ہاتھ میں چھڑی آ گئی تھی جو اس مصرے کو گرنے سے روکتی تھی۔ چھڑی کیا تھی؟ اچھی خاصی ضرورت شعری تھی۔ اس وقت بانی کے حساب رنگ میں
ایک ہی رنگ چڑھا ہوا تھا اور وہ تھا زرد رنگ. ایسا لگتا تھا جیسے بانی بانی نہیں ہلدی کی گانٹھ ہے. دلی کی یادگار سیمیناروں میں ایک سیمینار دہلی اردو اکیڈمی نے اردو ادب میں طنز و مزاح کی روایت پر کیا تھا. پروفیسر خالد محمود اس سیمینار کے کنوینر تھے. انہوں نے سیمینار کا خاکہ اس طرح مرتب کیا تھا کہ وہ سیمینار یادگار بن گیا. اس کی صدارت مجتبیٰ حسین نے فرمائی تھی اور افتتاح قرۃ العین حیدر نے کیا تھا. مجتبیٰ صاحب نے بہت دلچسپ خطبہ صدارت پیش کیا. ان کی اس بات پر محفل زعفران زار بن گئی تھی کہ اس محفل کا صدر بن کر میں کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ بار بار جناب صدر کہنے کی زحمت سے بچ گیا ہوں. اس کے لیے اکیڈمی کا میں خاص طور سے شکر گزار ہوں. آدمی نامہ اور اس کے بعض دیگر خاکوں کو پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ اس وقت دلی کے بعض اہم ادیبوں اور شاعروں کو مجتبیٰ صاحب کے بنائے ہوئے خاکے کی صورت میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا. مظہر امام صاحب سے جب پہلی بار ملنے ان کے گھر گیا تو مجتبیٰ صاحب کا وہ خاکہ پڑھ چکا تھا جو انہوں نے مظہر امام صاحب پر لکھا تھا. مظہر امام صاحب ان دنوں میور وہار میں رہتے تھے. فون پر گفتگو کے بعد وقت طے ہوا تھا اور مقررہ وقت پر ان کے ہاں پہنچ گیا. مجتبیٰ صاحب نے خاکے میں اس نوکر کا بھی ذکر کیا تھا جسے صرف مظہر امام صاحب کے شعر یاد ہیں. اس کو دیکھنے اور اس سے ملنے کا اشتیاق تھا، مگر یہ وسوسہ بھی دامنگیر تھا کہ کہیں طالب علم جان کر ملاقات کے لیے زیادہ وقت نہ دیں. بہرحال مظہر امام صاحب سے دیر تک گفتگو کا موقع ملا. ان کی نستعلیق شخصیت اور گفتگو کے سامنے کچھ بول لینا ہی بڑی جسارت تھی. مجتبیٰ صاحب کے خاکوں کی دوسری شخصیت پروفیسر نثار احمد فاروقی کی تھی. نثار احمد فاروقی کو بہت قائل تھے اور دل و جان سے ان کی قدر کرتے تھے. مشہور شاعر ڈاکٹر تابش مہدی صاحب اکثر نثار احمد فاروقی کے ہاں ملاقات کے لیے جاتے تھے. ڈاکٹر تابش مہدی کے پہلے شعری مجموعے تعبیر پر نثار احمد فاروقی نے مقدمہ لکھا تھا. غالباً نثار احمد فاروقی کی یہی وہ پہلی تحریر تھی جسے میں نے پہلی بار پڑھا تھا. یہ دلی آنے سے پہلے کا واقعہ ہے. مجتبیٰ صاحب نے ان پر جو کچھ لکھا اسے پڑھ کر فاروقی صاحب کی تبصرہ علمی اور متعدد زبانوں میں ان کی مہارت کی وجہ سے ان کی شخصیت کا ایک روب مجھ پر طاری ہو گیا تھا. یہ اثر ملاقات کے بعد ہی ختم ہوا. خوشخط ایسے تھے کہ دیکھ کر رشک آتا. واضح رہے کہ وہ بیٹھ کر نہیں لکھتے تھے بلکہ ایک قدرے بلند میز پر کھڑے ہو کر لکھتے تھے. دیکھنے والا حیرت زدہ رہ جاتا کیونکہ اسے خیال گزرتا کہ شاید وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مگر وہاں تو تحریر کی جلوگری تھی. ہو سکتا ہے کسی کا اور مشاہدہ ہو، لیکن میں نے اسی حال میں لکھتے ہوئے دیکھا ہے. غالباً 2003 کی بات ہے. دلی میں مجتبیٰ صاحب کے دل کا آپریشن ہونا تھا. اس کے لیے خون کی ضرورت تھی. ڈاکٹر رحیل صدیقی نے اس کا مناسب انتظام کیا. صحت یابی کے بعد ملاقات کے لیے گیا تو شکریہ ادا کرنے لگے اور ڈھیر ساری دعائیں دیں. لطف کا پہلو یہ نکالا کہ جو خون ان کے احباب نے عطیہ کیا تھا اس کے بجائے کسی دوسرے نام کا خون انہیں چڑھا دیا گیا ہے. کہنے لگے کہ یہ سب آپ لوگوں کی محبتیں ہیں جس نے ایک نئی زندگی دی ہے. مجھے خیال آیا کہ ہم نے تو ان کی تحریروں سے بہت استفادہ کیا ہے. ان کے بعض جملے یاد کر کے محفلیں لوٹی، ان کے لطیفوں میں ترمیم و اضافہ کر کے دوستوں پر روب جمایا ہے. جاپان نہیں گئے مگر وہاں کے بارے میں اس طرح گفتگو کر سکتے ہیں جیسے مجتبیٰ صاحب نہیں ہم ہی گئے تھے. اس کے لیے کبھی ان کا شکریہ ادا نہیں کیا. بزرگ بزرگ ہی ہوتے ہیں. ان کی صحبتوں میں بیٹھنے سے کچھ طریقہ تو ہاتھ آیا ہی ہے، دیر سے صحیح، مگر مجتبیٰ حسین صاحب کا شکریہ ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. یقیناً آپ بھی محسوس ہوئے ہوں گے ان کی یادوں سے کس طرح انہوں نے اپنی یادیں شیئر کی ہمارے اور آپ کے ساتھ. یہ تو تھے استاد. اب نمبر ہے استانی صاحبہ کا، یعنی ہماری ساتھی سبیحہ فضل کا، جو آپ سے کچھ باتیں کریں گی، بہت اہم بھی، بہت اچھی بھی اور بہت خوبصورت بھی. تمام سننے والوں کو سبیحہ کا پرخلوص آداب. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ اچھے ہیں بھئی؟ میں بھی بہت اچھی ہوں، خدا کا شکر ہے. آپ سب کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، آپ سب کا پیار ہمارے ساتھ ہے. تو بس کل ملا کر کہنا چاہیے کہ سب کچھ اچھا ہے، اور آپ ہیں تو کوئی غم نہیں ہے. آپ کا ساتھ ہے تو سمجھ لیجئے زندگی خوبصورت ہے، اور اگر آپ لوگ نہیں ہیں ساتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے.
यानी अगर पूरी ज़िंदगी का हिसाब किताब देखा जाए तो बड़ा मुख्तसर सा है कि अगर आप हैं तो सब कुछ है ज़िंदगी में, और अगर आपको निकाल के देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सब खसारा है, सब नुकसान ही नुकसान है। इसलिए बने रहा कीजिए हमारे साथ, सुनते रहा कीजिए ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। आजकल बड़ा शोर हम लोग सुनते हैं कि भाई ज़रूरत है कि हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो बेहतर हो जाए, मज़बूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि हम जो परेशानियां बीमारी की शक्ल में आती हैं उनसे लड़ सकें। वैसे तो हमारी जो लाइफ है या जो हमारा जो जिस्म है, जो सिस्टम है, उसमें सिर्फ विटामिन सी ही नहीं बल्कि बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक विटामिन का अलग अलग रोल होता है हमारे जिस्म को बनाने में, उसे बरकरार रखने में, उसे मजबूती देने में। अब अगर विटामिन सी की ही सिर्फ बात की जाए तो कुल मिलाकर तो यही कहा जाता है कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में ये मुआविन और मददगार होता है, और जितने भी जो खट्टे फल होते हैं उसमें आपको ये मिल जाता है, भरपूर मकदार में होता है उनमें, जैसे लेमन हो गया या फिर संतरा हो गया, इसी तरह की चीज़ों में ये हमें खूब मिलता है। आंवला हो गया, आंवले का इस्तेमाल किसी भी शक्ल में आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि कई और परेशानियों से भी ये हमें बचाता है। जैसे कि पुरानी बीमारियां होती हैं, कई बार जो घर कर जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, छोटी छोटी परेशानियां, तो ऐसी जो पुरानी बीमारियां हैं उनको ख़त्म करने में विटामिन सी एक अहम रोल निभाता है, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। तो कुदरती तौर पर ये हमारे जिस्म को मजबूती देता है, हिफाजत करता है, और वो जो तमाम नुकसानात हैं, जो रच बस गई हैं जो बीमारियां, उनको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा आप ये समझिए कि सूजन है अगर जिस्म में कहीं, उससे लड़ने में ये काफ़ी मददगार होता है, और दिल की हिफाजत करता है, दिल से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हो सकती हैं उन्हें मजबूती देता है, हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, उसे मैनेज करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं हमारे दिल को काफ़ी ख़तरा पहुंचा सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारी कंट्रोल में रहती हैं अगर हम विटामिन सी का बराबर इस्तेमाल करते रहते हैं तो। इसके अलावा आयरन भी कई बार परेशानी का बायस बन जाता है। हम सुनते हैं कि आयरन की कमी हो गई है, एनीमिक हो गए हैं, तो आयरन की कमी से जो लोग जूझ रहे हैं, जिनको आयरन की कमी है, वो भी विटामिन सी का बहुत इस्तेमाल करें। तो इसकी मौजूदगी में जिस्म में आयरन जो पनपता है उसको पनपने में या उसकी बढ़ोतरी होने में मदद मिलती है। तो इसको पूरा करने के लिए भी आप कुछ ऐसे फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें विटामिन सी पूरी मिक़दार में पाया जाता है। और इसके अलावा बात करें अगर हम, थकान कई बार महसूस होती है, मूड हमारा बार बार बदलता है, मूड स्विंग्स जो कहलाता है, कई बार हम लगता है कि बहुत मूड ख़राब है, कई बार अच्छा लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप थके हुए हैं, मूड ख़राब है, तो भी आप समझिए कि विटामिन सी की कमी की वजह से ये भी हो सकता है। तो आप पूरी तरह से कमी ना होने दीजिए, और इसे दूर करने के लिए पूरी तरह से विटामिन सी का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ग़िज़ा में करते रहिए। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो हम शुरू से बात कर ही रहे हैं कि हमारे जो जिस्म की बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है, ये उसको बेहतर करता है, दिमाग को बैलेंस्ड रखता है। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के दरमियान का जो हिस्सा है, जहाँ नसों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो यहाँ पर तनाव की वजह से सूजन आ जाती है, या ये ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं, हमारी याददाश्त जो है वो मुतासिर होने लगती है, सोच बढ़ जाती है हमारी बहुत ज़्यादा, तो वो भी हमारे दिमाग को मुतासिर करती है। तो विटामिन सी एक मज़बूत एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। तो इस तरह की जो परेशानियां अगर आपको महसूस हो रही हैं, तो भी आप
विटामिन सी का इस्तेमाल करें, संतरे खाएं, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, सलाद में नींबू का रस जो है वो निचोड़ें। इसके अलावा अमरूद का मौसम हो, अमरूद मिल जाए वो खाइए, बेल खाइए। हरी मिर्च में भी कहते हैं बहुत विटामिन सी होता है और इसीलिए उसको खाते ही लोग सी करने लगते हैं मतलब हरी मिर्च का इस्तेमाल आप अपने खाने में ज़रूर कीजिए। स्ट्रॉबेरीज खाइए, पपीते में भी होता है। ब्रोकली खाइए, ब्रोकली में भी होता है। अनानास का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। थोड़ा बहुत आलू में भी मिल जाता है, कीवी में है, आम में भी थोड़ा मकदार में है। और मैंने बताया जैसे कि आंवला जो है वो बेहतरीन है, बजाय इसके कि आप सप्लीमेंट्स पर जाएं और आप विटामिन सी की टैबलेट्स ख़रीदें बाज़ार से। आप अपने खाने के ज़रिए, रोज़मर्रा के खाने के ज़रिए ये जो विटामिन सी है इसकी मकदार को बढ़ाएं और सेहतमंद रहें और तमाम परेशानियों से अपने आप को आज़ादी दिलाएं। आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि हमेशा ही ज़रूरी है। असल में होता ये है कि जब कोई परेशानी आती है तब हम उसके सद्देबाब की कोशिश शुरू करते हैं। अगर हम हमेशा ही इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत को महसूस करें और खाने में शामिल रखें तो फिर हमें सद्देबाब की ज़रूरत नहीं होगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू सर्विस। तो सामीन हाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है और जाने से पहले यानी अलविदा से पहले आपसे कुछ बातें और कर लें। दिल तो ये चाहता है कि ये महफिल यूं ही सजी रहे, हम और आप यूं ही बैठे एक दूसरे के सामने गुफ्तगू करते रहें, लेकिन वक्त है कि इजाज़त नहीं देता है। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि ये मुस्कुराहट आपकी तो ज़हनी टेंशन दूर करती ही है आपकी, साथ ही साथ आपके आसपास वालों को भी एक अच्छा तासुर देती है। फिलहाल आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान शमीम उस्मानी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।